हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी खबर आपके पास लेकर आया हूं जिसमें जिसको सुनकर आप थोड़ा हैरान और परेशान होंगे। और ये खबर है राहुल गांधी को लेकर। और राहुल गांधी दरअसल लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया नाम के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, और बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर गुलरेज शेख। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद पंडित जी। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने दो तीन बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि भारत की स्थिति वैसी ही है जैसे श्रीलंका की है, उन्होंने तुलना की। उसके अलावा उन्होंने लद्दाख में जो चल रहा है उसकी तुलना यूक्रेन से कर दी, और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है ये कहते हुए उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी। अब बताइए आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने हाँ ये भी कहा कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनना नहीं चाहते। जी नहीं, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अफगानिस्तान से हमारी तुलना नहीं की, उन्होंने सीरिया से नहीं की, उन्होंने घाना से नहीं की, उन्होंने लाइबेरिया से नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे लगता है राहुल जी के साथ कुछ समस्याएं हैं। शायद वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को पढ़ते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। श्रीलंका को आप देखें तो वो जियो इकोनॉमिकली और इकोनॉमिक फेलियर है। और यदि आप यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है वो तो आप डिजास्टर एक दिख ही रहा है, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल कारण है, जियो इकोनॉमिकल नहीं है। और आज के समय आप वर्तमान में देखें तो हिंदुस्तान को मैं ये कहूंगा कि भारत जो है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल एक स्वीट स्पॉट पर है कि हमको वेस्ट छोड़ नहीं सकता। वेस्ट को हमारी जरूरत उससे ज्यादा है जितनी हमको वेस्ट से और पर्टिकुलरली अमेरिका से जरूरत है। तो भारत में ऐसी स्थितियां हो वो संभव नहीं दिखता। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप आंतरिक रूप से देखें तो भारत की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी डेमोग्राफिक्स है। हम दुनिया के सबसे युवा देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि हमारा पड़ोसी और दुश्मन जो चीन है वो इतिहास में सबसे तेजी से वृद्ध होती हुई एक मानव कम्युनिटी कहा जा सकता है। अभी लेटेस्ट सर्वे तो ये बताते हैं कि उन्होंने संभवतः जो अपने पॉपुलेशन की गणना की थी उसमें 100 मिलियन लोग कम गिने। तो हो सकता है कि मेरा जो अनुमान कहता है कि 2050 तक जाकर चीनी लोग आधे होंगे जितने आज हैं। तो एक तो डेमोग्राफिकली भारत बहुत ब्लेस्ड है, फिर हम रिसोर्सफुल हैं इन टर्म्स ऑफ फूड। हम फूड अपना खुद उगाते हैं, हम निर्भर नहीं है बल्कि हम आयात करने की स्थिति में रहते हैं। यदि विदेशी मुद्रा कोष को देखो तो दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पर रहती है। ऐतिहासिक रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आज के समय आ रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए यदि राहुल बाबा ये कहते हैं कि हम श्रीलंका बन जाएंगे तो उनको मुबारक हो। और जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मौका बताएं महोदय जब यहाँ पर फौज का शासन हुआ हो या फौज ने सिविलियन गवर्नमेंट को किसी प्रकार का डिक्टेशन दिया हो। एक कालाकाल रहा हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी लगाई थी, वो भी उनकी दादी मोहतरमा ने लगाई थी। तो उसके लिए तो उनको अपने खुद के गिरेबां के अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये जिसको उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी का होना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का होना, वो मोदी जी से के सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी के शिकार हैं। इसलिए वो हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाकर केरोसिन छिड़कते हैं हिंदुस्तान के ऊपर और दिग्विजय सिंह जैसे लोग माचिस दिखाने का काम करते हैं। जी, ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब कि आप एक बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर उनके दिल में कोई इतना बड़ा गुबार है तो वो उसको अपने देश में निकालते। उन्होंने एक विदेशी धरती को इसके लिए चुना। और दूसरा ये कि ये सब बातें करके जो बहुत ही रेलिवेंट है, काबिले मजम्मत है बल्कि, तो इस तरह की बातें करके
क्या राहुल गांधी अपने को मतलब क्या बताना चाहते हैं कि वो आज भी इतने रेलेवेंट हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, या वो इतने स्वीकार्य हैं, सर्व स्वीकार्य? क्योंकि अभी सितंबर में शायद जो पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है कांग्रेस का, उसमें अपनी से मनवाने के लिए, अपनी अपनी हैसियत मनवाने के लिए क्या वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, अभी राजस्थान में उदयपुर में इन्होंने चिंतन किया था और चिंतन के मंथन में हार्दिक पटेल निकला, तो ये तो स्वीकारोक्ति है इनकी, इनके ही दल में। तो लेकिन ठीक है, एक घर की दुकान है, घर का बच्चा ही बैठेगा ना, उसको कोई बाहरी आदमी तो बैठ नहीं जाएगा। तो वो तो अध्यक्ष पद को पका पकाया है, जब चाहे वो तोड़ लेंगे, उसको लटक रहा है आम की तरह, पके हुए आम की तरह। तो उसके लिए उनको आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि क्या है, एक वेस्ट में एक वोकिज्म काफी चल रहा है, वो जो ग्लोबल वोक है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने प्रति ग्लोबल वोक जो है ना, वो ऐसी ही बातें करता है, हमेशा एक ब्लीक पिक्चर, डल पिक्चर पेंट करने की कोशिश करता है और उससे उनकी पॉलिटिकल स्थितियां चलती हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक ग्लोबल वोक को वहां विदेश की, यूरोप की धरती से जाकर एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अमेरिका में अगला जो चुनाव होगा उसमें बहुत करके ट्रंप आ जाएंगे, तो ये एक वोकिज्म को एक झटका पड़ेगा वहां पर। यूरोप जो है वो वोकिज्म से बहुत हद तक बचा हुआ है, और अभी जो ये ताजा जंग चल रही है रूस और यूक्रेन की, उसने वोकिज्म से और ज्यादा निकालने का काम करेगा, क्योंकि उसको नेटो को एक करना है, संगठित रहना है, और वोकिज्म तोड़ता है। तो वहां पर भी इनकी दाल ज्यादा गलने वाली नहीं है राहुल बाबा की। लेकिन ठीक है, जुबान है, चलाते रहते हैं। ये इससे पहले भी चलाई है, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होता कि ये हुए, मणिशंकर अय्यर हुए, ये लोग ऐसी ही बात करते हैं विदेशी धरती पर। हिंदुस्तान में लोगों ने इनको सुनना छोड़ दिया है, भाव देना बंद कर दिया है। जहां मिलता है भाव वहां जाते हैं और जुबान चलाते हैं। और तो पता नहीं, सवाल इस बात का, डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल, भी नहीं पता कि सुनिए, ये स्पीच देने के जी, पहले, क्योंकि पॉलिटिकली भी बहुत गलत स्पीच थी। अगर अभी सब चीजें छोड़ दें हम, तो उनके राजनीति के लिए भी अच्छी नहीं थी। उसके पहले कौन सी उनने चाय पी, क्या पता अपने को। नहीं, मैं सिर्फ ये, नहीं, आप मेरा, सोचिए ना कि स्पीच देने से पहले क्या उन्होंने कोई चाय पी थी, क्या मालूम हमको। कोई ऐसी चाय पी हो जिससे उनको एकदम कोई अजीब सा ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कि उसने उन्होंने पॉलिटिकल आत्महत्या करने वाले वक्तव्य दे दिए, जो कि इससे तो हिंदुस्तानी कहीं के भी हों, कोई भी वर्ग के हों, कोई भी जाति धर्म के, कोई भी प्रांत के हों, या कोई भी पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले हों, उनकी रीढ़ की हड्डी में चुभन होना निश्चित है। पता नहीं कौन सी चाय पी है उनने। और वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो माहौल है इस वक्त, उस वो जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक दरार पैदा की गई है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही वहां। तो देखिए ये मतलब ये विदेशी मंच पर ये सब कहना, तो देखिए भाई साहब, आपको मालूम है कि नहीं ये करना जो, चाहिए। जी, मैं शायद मेरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में विदेशी मंच पे सबसे ज्यादा मैं ही जाता हूँ और सारे विषयों को एड्रेस करता हूँ और भारत के हित में हर चीज को रखता हूँ, क्योंकि उसमें इवन अगर कांग्रेस का कोई शासित राज्य है जहां कुछ पॉलिटिकल या किसी प्रकार की धार्मिक वायलेंस भी होती है, तो मैं उसको भी बचाव करता हूं, क्योंकि फिर वहां पे जब विदेशी धरती पर हूं मैं, तो एक एज ए इंडियन रिप्रेजेंट करता हूं, ना कि एक बीजेपी के मेंबर या पदाधिकारी के तौर पर। जैसे बीच में राजस्थान में बहुत हालत खराब हुई थी, मैं विदेशी चैनल्स पर था, उसमें राजस्थान के विषय में पूछा गया, तो मैं बोला कि नहीं, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर रहा है वहां पर, और जिस प्रकार के जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर कार्रवाई हुई है, 1-2 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं वहां पर एज ए इंडियन बात कर रहा था, मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, भाजपा को नहीं कर रहा था। तो राहुल गांधी ये सब चीजें भूल जाते हैं शायद। जी, और जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है ना, देखिए, एक भारत के इतिहास के अध्ययनकर्ता के रूप में बात कहूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं इतिहास का, मैं विशेषज्ञ अपने आप को जियो पॉलिटिक्स के अलावा किसी चीज का नहीं मानता। तो इतिहास के एक छात्र के रूप में मैं देखता हूं कि ये जो कम्युनल डिवाइड्स हैं, ये बहुत सेंचुरी से, अभी के दशकों की बात नहीं, चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ खास है भारत की मिट्टी में, भारत के खून में, कि वो अलग होने का नाम ही नहीं लेते। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो
घुल मिल के ही रहते हैं अंततोगत्वा, तो वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, कुछ कुछ चलता रहेगा लेकिन हमेशा साथ रहेंगे। क्रैक्स जमाना चाह के भी हमारे बीच में नहीं कर सकता, ये खूबसूरती है इस मुल्क की। जी डॉक्टर साहब, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं क्योंकि मुझे भी इसको जल्दी खत्म करना है। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है वैसी स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि चीन की सेनाएं लद्दाख और डोकलम दोनों जगह हैं और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भारत का संबंध तो है लेकिन हम नहीं मानते कि ये भूभाग भारत का है। और भारत सरकार यानी मोदी जी चीन से इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते। नहीं, किसने आपको कहा बात नहीं करते? बात सब चीजों को लेकर करते हैं। सबसे पहली स्थिति यह है जो तो मैं स्पष्ट करता हूं कि चीन जो कुछ भी कर रहा है, सैन्य जमावड़ा कर रहा है, उनका जो क्षेत्र है, उनके कब्जे वाला जो एलएसी के उस तरफ का जो है पेंगोंग सो का, वहां दूसरा ब्रिज भी बना रहा है। लेकिन हम भी अपनी तरफ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, हमारे बंकर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बन रही है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। आपको पता है कि तेजपुर हुआ, दूसरी जगहों पर हमने स्क्वाड्रन से बढ़ा दी है अपनी, हमारी मिसाइल सिस्टम वहां पर तैनात कर रखे हैं। तो दोनों तरफ से अपने आप को सैन्यकरण तो हुआ है और हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे। आपको स्मरण होगा कि कुछ दिनों पहले वांग ही जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो हिंदुस्तान आए थे, वो अजीत डोभाल साहब से मिले थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी मोदी जी से मिलने की, उनको बड़े प्यार से मना कर दिया गया। उनको ये भी कह दिया गया, उनको एक और संकेत दे दिया गया, क्योंकि क्या है कि ब्रिक्स का जो अगला सेशन है वो वहां पर होना है चीन में, और वो चीन की नाका का विषय है कि सब ग्लोबल लीडर वहां पर आए। तो चीन चाहता था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी भी जाएं वहां पर, लेकिन बड़े तरीके से डिप्लोमेटिकली इसका जवाब तो अजीत डोभाल जी ने ही दे दिया। जब उनसे कहा गया कि आप यहाँ आप चाइना आए, तो उन्होंने कहा कि जब तक के हालात सब ठीक नहीं होते मैं नहीं आ सकता। तो जब अजीत डोभाल नहीं जा सकते तो मोदी जी कैसे जाएंगे? हर चीज के डिप्लोमेटिक मैसेज दिए जा रहे हैं, और व्यवस्थाएं, जहां तक विषय है, सैन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। चीन भी अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन उसके क्षेत्र में आप उसका हाथ उसके क्षेत्र में नहीं पकड़ सकते, जैसे वो हमारा हाथ अपने क्षेत्र में नहीं पकड़ सकता। वो भी तैयार है, हम भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद भूल जाते हैं, ये भी थोड़ा सा उनको जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है शायद, या उनको पढ़ना चाहिए कि आज के समय जो वैश्विक जियो पॉलिटिक्स है उसमें पीवट में, जानबूझ के शब्द पीवट, बिकॉज इट्स अ वेरी मिलिटराइज्ड टर्म, हिंदुस्तान पीवट है, क्योंकि पूरे पश्चिमी जगत को काउंटर करना है चीन को। वो चीन को काउंटर करने के लिए बिना हिंदुस्तान के संभावनाएं हो ही नहीं सकती। तो हिंदुस्तान पर अटैक करने का या फिर यूक्रेन जैसे हालात बने, उसका प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। जी, तो अपना मानना यह है कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुद भी पार्टी नहीं लेती यार, उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, उनकी पार्टी ही उनको गंभीरता से नहीं लेती। और मजबूरी है गांधी परिवार की, क्योंकि गांधी खानदान है तो राहुल गांधी हैं, और ये माना गया है कि अगर उनके बारे में कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे हाँ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा जियो पॉलिटिक्स मेरी बिल्ली जानती है। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर एक बार हाजिर होंगे, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जय हिंद।